नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी ग्रीनफील्ड की वजह से नाटो के भीतर उपजे संकट की, साथ ही बात होगी बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की। करेंगे इन अहम विषयों पर चर्चा भी, साथ ही होगी दुनिया भर की तमाम अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर हुई बात, रणनीतिक साझेदारी और काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा, क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचार विमर्श। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कड़ा रुख, व्हाइट हाउस ने सैन्य विकल्प से नहीं किया इनकार। डेनमार्क की दो टूक, कहा हमले की हिमाकत की तो खत्म हो जाएगा नाटो। यूरोप भी डेनमार्क के साथ लामबंद। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, वेनेजुएला से मिलेगा 3 से 5 करोड़ बैरल कच्चा तेल। आय का दोनों देशों में उपयोग का दिया भरोसा। अमेरिकी रुख पर चीन लाल। वेनेजुएला के करीब रूस अमेरिका के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का प्रतिबंधित तेल टैंकर को घेरने की कोशिश। टैंकर को बचाने के लिए रूस ने भेजी पनडुब्बी। यमन में गहराया संकट, सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने एसटीसी प्रमुख अल जुबैद को किया बाहर। सऊदी की यात्रा से इनकार के बाद नेता पर लगा देशद्रोह का आरोप। और आइए अब शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन गठबंधन यानी कि नाटो के भीतर पहली बार संकट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उभरता हुआ दिख रहा है। अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ता तनाव यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। व्हाइट हाउस के कड़े संकेत और सैन्य विकल्प की चर्चा ने सहयोगी देशों की चिंता बढ़ा दी है। क्या ग्रीनलैंड विवाद नाटो की एकता तोड़ देगा और क्या अमेरिका का रुख यूरोप को नए सुरक्षा संकट की ओर धकेल रहा है? पूरी रिपोर्ट देखिए। जिस नाटो के विस्तार को लेकर यूरोप करीब 4 साल से युद्ध का सामना कर रहा है, अब उसी महाद्वीप में दुनिया के सबसे बड़े रक्षा गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। नाटो के सबसे ताकतवर देश अमेरिका द्वारा दूसरे सदस्य देश डेनमार्क के अधीन प्राकृतिक संपदा से मालामाल ग्रीनलैंड पर दावा ठोकने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। व्हाइट हाउस ने तो यहां तक कह दिया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के दायरे में लाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प को भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा अहम मसला मानते हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मुद्दे पर कुछ नरमी दिखाई है। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई की योजना फिलहाल नहीं है। अमेरिका की पहली पसंद ग्रीनलैंड को डेनमार्क से लेने की है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन आबादी सिर्फ 56,000 है। ये डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे खरीदने या कब्जे की बात करते रहे हैं। दोबारा सत्ता में वापसी के बाद से ट्रंप ने इसे लेकर बयानबाजी तेज कर दी है। डेनमार्क बार बार कह चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला की स्थिति स्थिर होने के बाद ग्रीनलैंड पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुद्दे पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन ये अब तक संभव नहीं हो पाया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री को लगता है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन अमेरिका को सख्त चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो नाटो खत्म हो जाएगा। वहीं फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन समेत दूसरे देशों ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग ही कर सकते हैं। डेनमार्क और अमेरिका दोनों नाटो का हिस्सा है और इन देशों की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी नाटो की है। किसी एक देश पर हमला सभी देश पर हमला माना जाता है। ताज़ा स्थिति ने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। वैसे भी ट्रंप नाटो के बजट को लेकर पहले ही यूरोपीय देशों को अल्टीमेटम दे चुके हैं। गठबंधन में खींचतान के बीच रूस युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन पर नाटो में शामिल नहीं होने का दबाव बना रहा है। रूस की इस रुख पर ट्रंप भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर यूक्रेन खुद का तंत्र स्थापित करने में जुट गया है। यूरोपीय देशों के गठबंधन की बैठक में इस बात पर सहमति बन गई है कि युद्ध विराम के बाद ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में सेना उतार देंगे।
और आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत स्वागत आपका संदीप जी। और उसी के साथ सबसे पहला और अहम सवाल जो अभी हम देख रहे हैं, अमेरिका और यहाँ पर जो स्थिति ग्रीनलैंड को लेकर दिख रही है वो क्या कहती है और किस तरह से इसका जो व्यापक असर है वो पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ग्रीनलैंड का मामला है इसने फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं। अप्रैल 1949 पे नेटो की स्थापना होती है और इसका जो सार था, फंडामेंटल फिलॉसफी थी कलेक्टिव सिक्योरिटी की। अमेरिका ट्रंप के लीडरशिप में जिस मुहाने पर खड़ा है और आज जिस तरह की ट्रंप की पॉलिटिक्स है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, मुझे लगता है कि ये एक 21वीं सदी का एक सबसे बड़ा हास्यास्पद और सबसे बड़ा विरोधाभासी मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशन नेटो है उसके लिए है जी। आप समझिए कि आखिर अमेरिका किसको धमकी दे रहा है। ये नेटो का फाउंडिंग मेंबर है डेनमार्क, ये हमें समझना पड़ेगा। डेनमार्क ईयू का मेंबर है। ये उस कंट्री को थ्रेटनिंग दे रहा है जिस कंट्री के साथ मिलकर के एक मिलिट्री अलायंस की स्थापना की गई थी कि हम दुनिया पे जहां से कहीं बाहर से खतरा होगा तो साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। एक तरीके इस तरीके की कुछ प्रतिबद्धताएं, कमिटमेंट की गई थी ड्यूरिंग दी 1949। आज क्या हो रहा है, क्या ये बात आज किस तरीके से डेनमार्क फेस कर रहा है, एक जो मॉरल डिलेमा है कह सकते हैं यूरोपियन लीडर्स के मध्य में, वो इसी बात को लेकर है कि हम किससे लड़े। अभी तक तो होता था कि रशिया वर्सेस यूएसए होता था, रशिया वर्सेस यूक्रेन हो रहा है, तो वहां पर सब सारी यूरोपियन फोर्सेस एक साथ आ जाती थी। अब डेनमार्क के साथ आएगा कौन? क्या कीर स्टारमर, इमैनुअल मैक्रोन, या फिर आप देख सकते हैं कि जितने भी डेनमार्क हो या पोलैंड हो, ये नेता ये कह रहे हैं कि हम इसका सामना करेंगे, अमेरिका के किसी भी तरीके के मिलिट्री असॉल्ट का हम सामना करेंगे। ये वही लोग हैं जो अभी तक अमेरिका के साथ रह करके अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर सिक्योरिटी गारंटी छोड़ दिए थे, यानी कि अपनी सुरक्षा और अस्तित्व का जिम्मेदारी ये अमेरिका के हाथों में। अमेरिका ने कहा कि देखिए, अलास्का से लेकर के ग्रीनलैंड से लेकर के पनामा तक जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर डोमिनेंस है ये मेरा होगा। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि नेटो क्या है, ईयू क्या है, सिक्योरिटी गारंटी क्या है, उसको इस बात की चिंता है कि अमेरिका फर्स्ट है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये यथार्थवादी राजनीति का एक क्रूर चेहरा है जो यूरोपियन लीडर्स को समझ में लेना चाहिए और पूरी दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि अब जो साम्राज्यवाद का दौर अमेरिका ने जो दोहराया है वो किसी के लिए सेफ नहीं है। ऐसे में डॉक्टर संदीप, अब सवाल आता है कि अगर नाटो में ये मतभेद जो है वो बढ़ता है तो उसका क्या असर नजर आएगा और ये कितना व्यापक हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके का जो एग्रेशन है, ये जो एग्रेशन है यूएसए का, ये एग्रेशन किसी भी दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। और इवन अमेरिका के अंदर एक विरोध है। आप देखिए कि वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, इवन रिपब्लिकन पार्टी के लीडर, कुछ को छोड़ दिया। यदि मैं लिंडसे ग्राहम को छोड़ दूं, मार्को रूबियो को छोड़ दूं, कुछ ट्रंप के अपने कारपोरेट फ्रेंड हैं जो उनको फंडिंग करते आ रहे हैं। उनको सिर्फ मतलब है कि आप वेनेजुएला का, उनको सिर्फ ऑयल से मतलब है। लार्जेस्ट प्रोविडेंट जो रिजर्व ऑयल है वो चाहिए, वहां से चाइना को बाहर करना है। अब बात आती है ग्रीनलैंड की। अब तो ट्रंप क्या कहते हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, आखिर क्या दुनिया में आपके पास ही नेशनल सिक्योरिटी है? कोई दूसरे कंट्री का सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? यूएन चार्टर का जो क्लॉज 2 जो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है वो कहाँ है? इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेसी की जो दुहाई आप पिछले 50 सालों से देते आए हैं और हमेशा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, रिजीम को चैलेंज करते आए हैं। आपके पास कुछ कॉस्मेटिक टूल्स है जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, आप दुनिया के सामने क्या लेकर जाओगे? यही कॉलोनिज्म को, इसी एक्सपेंशनिज्म को, आपके लिए सिक्योरिटी। व्हाट अबाउट द डेनमार्क, व्हाट अबाउट द ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड ने कहा कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर द सेल। क्या ये बिक्री किसी राष्ट्र की बिक्री होती है क्या? क्या वो सेल परचेज के लिए राष्ट्र खड़ा होता है? राष्ट्र अपनी अस्मिता और अपनी सुरक्षा के लिए उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसकी गरिमा होती है। आपने कहा कि मेरी इच्छा है, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, अब मैं चल रहा हूं क्योंकि मुझे जो है रशियन सबमरीन दिखाई दिए हैं वहां पर, इसलिए मैं आपको अटैक करता हूं, आप मेरे में आ जाओ। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मजाक है 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो यूनाइटेड नेशंस है, अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हम इसको ना कहें,
यूएनओ ना कहें। अब इसको हम अब एक ये नाउ टाइम हैज कम, समय आ चुका है कि यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट अमेरिका कोई लॉबी खड़ी हो और ट्रंप को ये बात को एहसास है कि जो ब्रिक्स है, जो डी-डॉलराइजेशन है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से अभी तक तो उसके एक ओपन एनिमी हुआ करते थे, जैसे हम नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, रशिया की बात करते हैं। अब कौन अमेरिका का, अब कौन सगा, कौन दुश्मन, मुझे लगता है ये तय करने में निश्चित तौर पर ये समय पर ही छोड़ देते, क्योंकि आने वाले समय में जो तस्वीर है वो और साफ होती हुई नजर आएगी कि किस ओर आखिर ये जो पूरा हम देख रहे हैं, जो अलग अलग तरह की जो वानगियां पेश होती हुई नजर आ रही हैं, वो किस ओर आगे भविष्य में जाएंगी, इस पर साफ तौर पर हम सभी का फोकस रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, आप डॉक्टर संदीप हमारे साथ बने रहिए, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो कि बांग्लादेश की है। वहां पर स्थिति किस तरह से पनप रही है, ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। అలెపో ఎండి వెండి చననన చనకలియా అలెపో పారి వెండి చననన చనకలియా అలెపో సంగే రందా చననన చనకలియా అలెపో సంగే గాయా చననన చనకలియా పసర్ పండుంతే కమత్ ఝుమా చననన చనకలియా అలెవరాట్ సంగే రందా చననన చనకలియా డోంగా చే డోంగి డోంగా చే డోంగి ఆనంద దారే ఏ దాదా రే డోంగా చే డోంగి ఆనంద దారే ఏ ढोल गलते गणस में तेरे बेला डिला कच मेटा फोटो को सरदस राउड़ा निकाय सो बदनला ए गांगा लट सकरी में हम पुरखा जो दे आए जंगल माटी डोंगरी हामी जीवन नथिया అలెబో సంగే గాయా చననన చనగలియా బస్తర్ పండుం గర్బు చననన చనగలియా ఝుమా నటా గాయా చననన చనగలియా ఝుమా నటా గాయా చననన చనగలియా सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, जहां राजनीति, धार्मिक कट्टरता और भीड़ की हिंसा एक साथ मिलकर इंसानियत को कुचल रही है। सत्ता की खींचतान के बीच अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू, डर और मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। हत्याएं, आगजनी और लूट की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को डराने की साजिश चल रही है, और क्या यहां का कानून ऐसे ही खामोश रहेगा? आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। धार्मिक कट्टरता और भीड़ मानसिकता का खतरनाक मिलन बांग्लादेश को निगलने के लिए बेताब है। सत्ता पर कब्जे की उठापटक के बीच बढ़ती हिंसा, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था चीख कर इसका संकेत दे रहे हैं। लेकिन अंतरिम सरकार पूरी स्थिति को सियासी नफा नुकसान के पल्ले में रखकर आंखें मूंदे हुए है। नतीजा ये हुआ कि एक युवा नेता उस्मान हादी की हत्या से शुरू हुआ हिंसा का नया दौर अल्पसंख्यक विरोधी लहर में तब्दील हो गया। हादी की हत्या का ठीकरा
भारत पर फोड़ने की कोशिश के चलते भावना भड़काई गई, तब से कई हिंदुओं की सरेआम बेरहमी से हत्या की जा चुकी है। मंगलवार को नावगांव जिले में नहर में कूदने से 25 साल के हिंदू युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भंडारपुर गांव निवासी मिथुन सरकार के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने मिथुन पर चोरी का आरोप लगाते हुए पीछा किया। बचने की कोशिश में वो पास की नहर में कूद गए और लापता हो गए। बाद में पुलिस ने नहर से मिथुन का शव बरामद किया। हालांकि पुलिस ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि मिथुन चोरी में शामिल थे या नहीं। इससे पहले सोमवार को नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। इसी दिन एक और हिंदू व्यापारी राणा प्रताप बैरागी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। संगठन के अनुसार पिछले साल दिसंबर से अब तक कम से कम 51 घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया है, जिनमें हत्या के 10 मामले भी शामिल हैं। संगठन द्वारा जारी किए गए बयान में आगजनी, बलात्कार, लूट की घटनाओं का विवरण दिया गया है। संगठन का कहना है कि बढ़ती हिंसा के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल है। संगठन ने आशंका जताई है कि हमलावर चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग से उचित कदम उठाने की अपील की है। हादी हत्या मामले में पुलिस की चार्जशीट का रुख शेख हसीना की पार्टी की युवा इकाई की तरफ मुड़ गया है, लेकिन अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का सिलसिला फिलहाल बंद होता नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस हत्या का कारण राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, लेकिन इनकलाब मंच पुलिस की इस थ्योरी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उधर चुनावी शोर भी गति पकड़ने लगा है। बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ताज़ा सर्वेक्षणों के नतीजों से गदगद पार्टी को जीत दिलाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। उनका कहना है कि 1971 के मुक्ति संग्राम के बिना बांग्लादेश की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस बीच बांग्लादेश ने इस साल दिसंबर तक भारत की सरकारी स्वामित्व वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से 14.62 अरब टका की कीमत से 1,80,000 टन डीजल का आयात करने पर मुहर लगा दी है। तो बांग्लादेश की स्थिति आपने देखी है, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर संदीप, सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा अभी तक क्यों होता रहा है और यूनुस सरकार का ये कितना बड़ा फेलियर आप मानते हैं, और अभी भी जो कानून व्यवस्था है वो इतनी चरमराई क्यों है कि स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं, यानी और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है? क्या कहेंगे? एक्चुअली गौरव जी, शेख हसीना के बाद से बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है, जो डिरेल हुई है, और आपने कहा कि यूनुस के सरकार में मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर यूनुस का कोई कंट्रोल है। अगस्त 2024 के बाद से जो रूपरेखा वहाँ तय की गई थी वो थी मुनीर जमात इस्लामी, जो वहाँ पर कट्टरपंथी है बांग्लादेश के अंदर, और पाकिस्तान। मैंने बताया कि मुनीर की पूरी जो वहाँ की आर्मी है, और जिस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ का जो मूवमेंट था, वहाँ पर जाकर के उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, और उसके बाद दो बड़े प्लेयर जो स्ट्रेटजिक कंपटीशन है चाइना और अमेरिका का, दोनों का बांग्लादेश के अंदर, मुझे लगता है ये तीन फोर्सेस ऐसी हैं जो शुरुआत तो अमेरिका ने किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम से, जब शेख हसीना पर उन्होंने दबाव बनाया कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दीजिए, उन्होंने नकार के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था। मुझे लगता है आज के दौर में जो बांग्लादेश है ये बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश की तासीर ये नहीं थी। और मैं फिर दावा के साथ कह सकता हूँ कि बांग्लादेश का जो आवाम है, जो आम जनमानस है, वो भारत विरोधी कभी नहीं हो सकती है। उनको मालूम है कि भारत का क्या योगदान है, उनको किस तरीके से पाकिस्तान से अलग करवाया गया था, उनकी अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा हिंदुस्तान ने दिलाई थी, और ये बांग्लादेश के आवाम को मालूम है। लेकिन फलता फूलता बांग्लादेश ना तो चीन को बर्दाश्त था और ना ही पाकिस्तान को, स्पेशली यदि पाकिस्तान की बात करूं, क्योंकि उसको लग रहा था वो कहीं ना कहीं प्रतिशोध था 1971 का लेना चाहता था, और हुआ यही से वहां पर अमेरिका को आगे रख करके। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इसका सपोर्टिव सिस्टम जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी लिंक नजर आ रहा है। डेफिनेटली मैं हमेशा ही कह रहा हूँ कि ये जो उस्मान हादी की हत्या भी हो गई थी, तो उसका रीजन यही था कि इन लोगों ने स्पार्क किया कि आखिर इसको करके फिर बाद में आप देखिए कि उस हत्या के बाद उसका रिस्पांस क्या हुआ कि खुले आम जिंदा जलाया गया।
हिंदू नवयुवक की हत्या की गई, इसके बाद से माइनॉरिटीज हिंदू, स्पेशली हिंदू को वहाँ का टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि उनको ये है कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान को प्रोवोक किया जाए, ताकि भारत प्रोवोकेशन में आकर के बांग्लादेश में कुछ इंटरफेयर करे। यदि बांग्लादेश में इंटरफेयर करेगा तो पाकिस्तान अपने फिर से उसको लगेगा कि मैं सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो चाहता है कि जो हिंदुस्तान है वो बांग्लादेश में इन्वॉल्व हो जाए, श्रीलंका में इन्वॉल्व हो जाए, म्यांमार में इन्वॉल्व हो जाए, उधर नेपाल में इन्वॉल्व हो जाए, ताकि चारों तरफ भारत अच्छी तरह से जानता है, ये हमारी डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी है कि हमें कहां पर इन्वॉल्व होना है, कहां नहीं होना। लेकिन इतना जरूर तय है कि भारत की आंखें खुले हैं। भारत ने स्पष्ट बोला है कि ये मामला बांग्लादेश की सोसाइटी का नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है, हमारी कड़ी नजर है, क्योंकि बांग्लादेश महज एक देश नहीं है, वो हमारे साथ सबसे बड़ी सीमा जो है शेयर करता है, और यही भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में, और इस बात का खौफ भी बांग्लादेश को, यूनुस सरकार को खौफ है कि मेरे बगल में हिंदुस्तान है, नहीं तो आज मुझे लगता है वहां की तस्वीर और भयावह होती है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विस्तार से बातचीत दोनों विषयों पर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि साफ तौर पर देखें तो स्थितियां जो हैं वो अलग इशारा करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में ये तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। और हम यहाँ पर एक रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर, जब जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। तो आप इन खबरों को देखिए, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बड़ी घोषणा की है। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने को राजी हो गया है। अमेरिका बाजार के मूल्यों के हिसाब से ये तेल खरीदेगा। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट इस योजना पर काम करेंगे। स्टोरेज शिप की मदद से ये तेल अमेरिका लाया जाएगा और भंडारण में जमा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि बतौर राष्ट्रपति इस तेल पर उनका नियंत्रण होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा।
चीन ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल को बीजिंग के बजाय वाशिंगटन की ओर मोड़ने की कड़ी निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि वेनेजुएला में चीन और दूसरे देशों के जायज अधिकारों और हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यमन में जारी संघर्ष के बीच एसटीसी नेता अल जुबैदी किसी अज्ञात स्थान पर भाग गए हैं। अल जुबैदी को सऊदी अरब के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन वह परिषद के अन्य लोगों के साथ विमान में सवार नहीं हुए। हाल में ही अल जुबैदी ने बख्तरबंद वाहनों, लड़ाकू वाहनों, भारी व हल्के हथियारों और गोला बारूद सहित सेना के एक बड़े हिस्से को इकट्ठा किया था। उत्तरी अटलांटिक में एक बड़ा समुद्री टकराव का माहौल चल रहा है। रूस ने एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर की रक्षा के लिए पनडुब्बी और अन्य नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं, जिसे अमेरिका जब्त करने की कोशिश कर रहा है। यह टैंकर पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था, अब रूसी झंडे के साथ मैरिनेरा नाम से चल रहा है। भारत ने दशकों से आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपने यहां प्रशिक्षण शिविर चलाने की कड़ी आलोचना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के साथ संवाद के दौरान कहा कि दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी के खिलाफ किया है। ईरान में पिछले 10 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान से बाहर किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने बताया कि मारे गए लोगों में 34 प्रदर्शनकारी थे, जबकि 2 लोग सुरक्षा बलों से जुड़े थे। ये विरोध प्रदर्शन आर्थिक संकट के चलते शुरू हुए हैं और अब देश के 31 में से 37 प्रांतों तक फैल चुके हैं।